जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है राफेल फाइटर जेट्स को लेकर। आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को राफेल F4 स्टैंडर्ड फाइटर जेट्स मिलेंगे और अब ये कहा जा रहा है कि इन फाइटर जेट्स में स्वदेशी HAL के जो कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। 114 राफेल फाइटर जेट्स F4.1 और F4.2 स्टैंडर्ड्स के होंगे। इन फाइटर जेट्स को इंडिया बेस लाइन के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जाएगा और ये बात तो अब क्लियर हो चुकी है कि भारत को सोर्स कोड लेवल का एक्सेस तो नहीं मिलेगा, लेकिन AIP एक्सेस मिल सकता है, जिसका मतलब साफ है कि भारतीय इंजीनियर्स सीधे अपने सिस्टम राफेल फाइटर जेट के मिशन कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। यानी कि हर छोटे बदलाव के लिए हमें फ्रांस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे में राफेल फाइटर जेट मैन अनमैन टीमिंग की तरह काम करेगा। कैट्स वॉरियर ड्रोन है वो 50 से 100 किलोमीटर आगे जाकर दुश्मन की जानकारी जुटाएंगे। ड्रोन की मदद से पायलट बिना रडार ऑन किए हमला कर सकता है। दोनों प्लेटफॉर्म एक ही स्वदेशी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अस्त्र मार्क 2 और 100। इवन दोस्तों, दूसरी तरफ कैट्स वॉरियर पर भी काफी तेजी से काम चल रहा है। 2025 में इसके इंजन अपग्रेड रन पूरे हो चुके हैं और जल्द ही इसकी पहली उड़ान की उम्मीद है। हालांकि पहले इसे तेजस मार्क 1 के साथ टेस्ट किया जाएगा, जहां HAL के पास पूरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल है। और इवन दोस्तों, फ्यूचर में अगर भारत राफेल F5 का वेरिएंट भी लेता है तो भारत के लिए ड्रोन ऑपरेशन और भी आसान और एडवांस हो जाएंगे। बात साफ हो जाती है कि राफेल और स्वदेशी ड्रोन की जोड़ी इंडियन एयरफोर्स को एक नई कॉम्बैट क्लाउड ताकत दे सकती है, जहां पायलट सुरक्षित रहेगा और ड्रोन आगे बढ़कर जोखिम उठाएगा। ये केवल अपग्रेड नहीं है, बल्कि दोस्तों हवाई युद्ध की एक नई स्ट्रेटेजी है जिस पर भारत काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ब्राजील अपनी मीडियम हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस आर्टिलरी योजना के तहत भारतीय आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इवैल्यूएशन कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, ये डील काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि अभी ब्राजील की एयर डिफेंस क्षमता लगभग 3000 मीटर ऊंचाई तक ही सीमित है। ऐसे में आकाश मिसाइल सिस्टम मीडियम दूरी की हवाई सुरक्षा उन्हें प्रदान कर सकता है, जो कि दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल जैसे खतरों को रोकने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात दोस्तों आकाश सैम सिस्टम की ये है कि ये एक नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम है, जिसमें रडार, कमांड एंड कंट्रोल और मोबाइल लॉन्चर एक साथ काम करते हैं। डिफेंस सोर्सेज कहते हैं कि ब्राजील की आर्मी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल के तहत इस खरीद पर विचार कर रही है। मतलब ये निर्णय सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है। ये सौदा अगर हो जाता है तो ब्राजील को एक लेयर्ड और अधिक आधुनिक एयर डिफेंस शील्ड मिल जाएगी। यही नहीं दोस्तों, केवल आकाश सैम तक ही ये डील सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि खुद ब्राजील गरुड़ा 105 V2 को भी लेने पर विचार कर रहा है, जिसे कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ने तैयार किया है। गरुड़ा 105 V2 दोस्तों एक अल्ट्रालाइट और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम है, जिसे तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है और ये कठिन इलाकों में ऑपरेशन के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। भारत के लिए दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे देश की तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी और लैटिन अमेरिका में भारत की स्ट्रेटेजिक पहुंच होगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत वेस्टर्न सप्लायर्स का एक बेहतर ऑप्शन यहां पर बन जाएगा। वहीं दोस्तों, इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल अपने डिफेंस सहयोग को नए लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि आयरन डोम जैसा एडवांस डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी भारत को दी जा सकती है। दरअसल दोस्तों, यहां पर इजराइल के मिडवेस्ट इंडिया के काउंसिल जनरल यानी रिविच ने कहा कि भारत और इजराइल का फोकस रहेगा मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग पर और आयरन डोम समेत अन्य डिफेंस सिस्टम पर टेक्नोलॉजी भी शेयरिंग की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आयरन डोम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि रॉकेट, आर्टिलरी और ड्रोन खतरों को रोकने में सक्षम है। और यहाँ पर दोस्तों भारत के पास ऑलरेडी बराक 8 है, MR सैम है, आकाश है, S400 है। मतलब भारत के पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस क्षमताएं। लेकिन आयरन डोम जैसा सिस्टम रॉकेट और ड्रोन इंटरसेप्शन के लिए खास तौर पर इफेक्टिव माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों ये है कि क्या वास्तव में आयरन डोम की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी या सिर्फ हम लाइसेंस प्रोडक्शन इसका करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि आयरन डोम भारत की मौजूदा एयर डिफेंस लेयर के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट हो पाएगा या नहीं, कितना टाइम इसमें लग सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या ये सिस्टम भारत के दोनों बॉर्डर्स के लिए उपयुक्त है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर आयरन डोम की है कि ये शॉर्ट रेंज रॉकेट खतरों के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि भारत को मल्टी लेयर और लंबी दूरी के खतरों से निपटना है। लेट्स सी दोस्तों, इजराइल की तरफ से ये ऑफर आया है और इसे मानना और ना मानना ये भारत के हाथ में है। लेकिन अगर हम फिर भी सहयोग करते हैं इजराइल के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है भारत में एयर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और फ्यूचर में दोस्तों ज्वाइंट परियोजनाएं जो हैं वो और भी पॉसिबल हो पाएंगी। लेकिन शर्त हमारी भी यही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रियलिस्टिक होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवरी वाला नहीं। दोस्तों, इंडियन आर्मी का फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FRCV प्रोग्राम, जिसे कि प्रोजेक्ट रंजीत कहा जाता है, वो अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। 4 साल पहले जब FRCV के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी हुआ था,
तब टारगेट ये रखा गया था कि लगभग 50 टन वजन वाला एक मीडियम क्लास का टैंक हमें चाहिए जो कि पुराने T-72 की जगह ले सके। लेकिन दोस्तों तब से युद्ध का मैदान बदल चुका है। ड्रोन ने यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व के संघर्षों में ये दिखा दिया है कि सस्ते क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, एंटी टैंक प्रिसिजन हथियार भारी भरकम टैंकों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। सबसे बड़ी बात होती है ऊपर से हमला, यानी कि टॉप आर्मर पर हमला किया जाता है इन ड्रोन्स के जरिए, जो कि आज के टैंकों की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। अब सवाल वही आ रहा है कि 50 टन वाला टैंक भविष्य की जंग में टिक पाएगा या नहीं। हालांकि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कुछ संभावित कंपनियों को 57 से 58 टन या फिर उससे अधिक वजन वाले प्लेटफॉर्म प्रस्तावित करने की अनुमति मिल सकती है कि भाई वो अपना इस कैटेगरी का प्रोटोटाइप प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि इन टैंकों की ज्यादा मोटी लेयर्ड आर्मर होगी, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर इनमें लगा होगा, एंटी ड्रोन प्रोटेक्शन सूट होगा, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, बेली प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइंस होगा। क्योंकि दोस्तों आज सिर्फ तोप की ताकत काफी नहीं है, सर्वाइविलिटी भी असली ताकत है। एफआरसीबी के तहत भारतीय सेना करीबन 1770 टैंक खरीदना चाहती है, जिन्हें कि 3 फेसेस में लिया जाएगा और हर फेस में लगभग 590 यूनिटें शामिल होंगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। और इस प्रोजेक्ट में दोस्तों जो संभावित भागीदार हैं उनमें लार्सन एंड टूब्रो, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और डीआरडीओ। साथ ही साथ विदेशी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑप्शन भी देखा जा रहा है, जिसमें कि रशिया के T-14 अमार्ता प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो रही है। ये जो नया पीढ़ी का टैंक होगा दोस्तों, उसमें 120 mm की स्मूथ बोर गन लगी होगी, बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट फायरिंग क्षमता होगी, AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम होगा, ड्रोन टीमिंग कैपेबिलिटी होगी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम होगा। यानी कि टैंक सिर्फ गन प्लेटफॉर्म नहीं होगा दोस्तों, बल्कि एक डिजिटल कॉम्बैट नोड होगा। हालांकि यहाँ पर भी चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि 58 टन का टैंक भारत के पहाड़ी और नदी वाले क्षेत्रों में ये कितना मोबाइल हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे जो पुल हैं और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इतने वजन को संभाल पाएंगे? और ज्यादा वजन का मतलब है ज्यादा ईंधन की खपत होना। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, डीआरडीओ का 1500 हॉर्स पावर का डार्टन इंजन कब तक तैयार होगा? हालांकि ये सारे चैलेंजेस तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है लॉजिस्टिक्स, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या ये भारी टैंक बेहतर सॉल्यूशन होगा हमारे लिए, या हमें ज्यादा मोबाइल, हल्के और ड्रोन कंपैटिबल प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी साझेदारी आकार लेने वाली है जो कि भारतीय एरोस्पेस के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। आप सबको मालूम है कि भारत फ्रांस की साफरन कंपनी के साथ मिलकर 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का एक नया जेट इंजन विकसित करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये रफाल के M88 इंजन का अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि ये क्लीन शीट डिजाइन होगा, यानी पूरा नया इंजन। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस इंजन को जानबूझकर उसी साइज में डिजाइन किया जा रहा है जैसा कि अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है। सोचिए दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक बात है यहाँ पर जो सोची जा रही है। और आप सब जानते हैं कि F414 इंजन तेजस मार्क 2 और शुरुआती M का प्रोटोटाइप का बेस इंजन होगा। मतलब है नया 120 किलोन्यूटन इंजन भविष्य में F414 की जगह सीधे लगाया जा सकता है। एयर फ्रेम में कोई चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, मतलब ये एक ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट होगा। यही इस पूरी कहानी का गेम चेंजर पॉइंट है, जो कि अमेरिका को भी टेंशन में डाल सकता है। यहाँ पर तेजस मार्क 2 की भी बात की जाए तो शुरुआती बैच F414 इंजन के साथ उड़ान भरेगा, लेकिन जब हमारा 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन तैयार हो जाएगा तब तेजस मार्क 2 को मिड लाइफ अपग्रेड में नया इंजन मिल जाएगा, जो कि हमारा खुद का होगा। और सेम पॉलिसी AMCA पर भी लागू होती है। पहला बैच तो F414 इंजन के साथ उड़ान भरेगा, लेकिन AMCA मार्क 2 का वेरिएंट 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास वाले इंजन के साथ आएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो ये माना जा रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IP का राइट भारत को मिलेगा। अगर भारत को कोर टेक्नोलॉजी और डिजाइन का अधिकार मिल जाएगा तो इंजन की इंडिपेंडेंस की दिशा में एक बड़ा स्टेप होगा। भविष्य के अपग्रेड्स पर भारत का पूरा कंट्रोल रहेगा। एक्सपोर्ट भी भारत कर सकता है। मतलब ये सिर्फ एक इंजन प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रपल्जन सोवरेनिटी की दिशा में एक बड़ा स्टेप होगा। हालांकि दोस्तों प्रॉब्लम तो वही है कि क्या ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो पाएगा। दूसरा सवाल है कि क्या 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला ये जो इंजन है वो विश्वसनीयता और लाइफ साइकिल के मामले में कितना सक्सेस रहेगा। और इवन एक और सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या भारत को पूरा IP और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल मिलेगा। और आप सब जानते भी है कि जेट इंजन डेवलपमेंट दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स काम है। फिलहाल अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो तेजस मार्क 2 सिर्फ 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट नहीं रहेगा, बल्कि सुपर क्रूज और हाई पावर सेंसर सपोर्ट के साथ एक लंबी रेस का खिलाड़ी बनेगा। और AMCA मार्क 2 को वही ताकत मिलेगी जो असली 5.5 जनरेशन का स्टेल्थ जेट ये कहलाएगा। आपको क्या लगता है, क्या 120 किलोन्यूटन इंजन भारत के लिए असली गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।
इसके अलावा दोस्तों इंडियन नेवी के 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बड़े टेंडर में अब एक नई और मजबूत दावेदारी सामने आ रही है। दरअसल भारत की डिफेंस कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने यूरोप की कंपनी एयरबस के साथ मिलकर मेड इन इंडिया एयरबस H160M हेलीकॉप्टर को पेश करने की तैयारी की है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2025 यानी कि पिछले साल भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए RFI जारी किया था। 51 हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी को चाहिए, 25 कोस्ट गार्ड को। यह हेलीकॉप्टर 5 से 6 टन क्लास के ट्विन इंजन मल्टी रोल प्लेटफॉर्म होने चाहिए। इनका इस्तेमाल समुद्री खोज और बचाव, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, तटीय रक्षा, लो इंटेंसिटी ऑपरेशंस, कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना के जहाजों के डेक पर ऑपरेट होने में सक्षम होने चाहिए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर H160M काफी खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया गया है आधुनिक कंपोजिट मटेरियल का। साथ ही इसमें एडवांस एवियोनिक्स फ्यूल एफिशिएंट इंजन लगाया गया है। इवन इसका दोस्तों फेनिस्टोन टेल रोटर है जो शोर कम करता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक बैकअप सिस्टम भी है। यह हेलीकॉप्टर फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और ऑफशोर पेट्रोल वेसल से ऑपरेट करने के लिए ही डिजाइन किया गया। दोस्तों यहाँ पर मेड इन इंडिया फैक्टर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में कर्नाटक में एयरबस H125 की फाइनल असेंबली लाइन भी शुरू हुई है जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम का बड़ा रोल है। और अगर H160M भी भारत में असेंबल होता है तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सप्लाई चेन डेवलपमेंट, भविष्य में अपग्रेड करने की क्षमता, ये सभी चीजें बाय एंड मेक इंडिया पॉलिसी के अनुरूप होंगी। इस टेंडर में दोस्तों H160M का मुकाबला लियोनार्डो AW169M से भी होगा जिसे कि भारत में अडानी डिफेंस के साथ पेश किया जा सकता है। यानी कि मुकाबला सीधे यूरोप बनाम यूरोप, लेकिन भारत में लोकल पार्टनर्स के जरिए होगा। दोस्तों आप सबको मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन के फाइटर जेट को देख रही है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि इंडियन एयरफोर्स शुरुआती बेसलाइन मॉडल की बजाय अपग्रेडेड सुखोई Su-57 M1E जो कि Su-57M वेरिएंट है उस पर विचार कर रही है और ये खरीद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों M1E वेरिएंट जो है वो काफी खास माना जा रहा है क्योंकि दोस्तों इस नई वेरिएंट में नई पीढ़ी का इंजन लगाया गया है जो कि बिना आफ्टर बर्नर के लगभग मैक 1.6 की स्पीड पर सुपर क्रूज करने में सक्षम बताया जा रहा है। यानी कि पुराने वाले वेरिएंट से इसका 15 से 20% अधिक थ्रस्ट है, बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशियो है, अधिक फुर्ती और तेज एक्सेलरेशन इसका है। इसके अलावा दोस्तों पहले मॉडल की गोल एग्जॉस्ट नोजल पर भी सवाल उठे थे कि भैया इसकी वजह से ये तो दुश्मनों के रडार को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करेगा, लेकिन अब नए डिजाइन में फ्लैट या सेरेटेड नोजल शामिल किया गया है जिससे कि रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर कम किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसका AI संचालित कॉकपिट है जिसमें कि बड़ा वाइड एरिया डिस्प्ले लगाया गया है। इसका 90% तक रूटीन फ्लाइट टास्क AI के द्वारा मैनेज किया जाता है। 360 डिग्री हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है यानी कि पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस मिलेगी। एडवांस रडार सिस्टम भी इसमें जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इसमें N036 बेल का मल्टी एरे रडार सूट शामिल किया गया है जिसमें L बैंड रडार भी लगे हैं। यहाँ पर दोस्तों L बैंड रडार दुश्मनों के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को आसानी से पहचान सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया इन फाइटर जेट्स को तेजी से डिलीवर कर पाएगा या नहीं, ये भी एक बड़ी टेंशन की बात है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अभी सिर्फ केवल बातचीत ही चली है, डीपली कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि कुछ भी कहो दोस्तों, फाइनल फैसला भारतीय सरकार लेगी जो कि कई सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही फैसला ले सकती है। इसके अलावा ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने अपने डिजाइन पार्टनर ADRD के साथ मिलकर एक एडवांस पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। बता दें कि आगरा के मालपुरा ड्रॉप जोन में इस सिस्टम की पहली लाइव जंप कराई गई। ये पैराशूट सिस्टम कई अलग अलग मोड में तैनात किया जा सकता है जिससे कि ये अलग अलग ऊंचाइयों पर ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। इसकी खासियतों की बात की जाए तो वो है मल्टी मोड डिप्लॉयमेंट क्षमता, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त, सुरक्षित और आरामदायक लैंडिंग और आर्म फोर्सेस की जरूरतों के अनुसार इसका डिजाइन किया गया है। बात साफ हो जाती है कि ये एडवांस पैराशूट सिस्टम भारतीय एयरबोर्न फोर्सेस की ऑपरेशनल क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकता है, खासकर की ऊंचाई वाले इलाकों में त्वरित और सुरक्षित तैनाती के लिए। दोस्तों राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के सदर्न कमांड ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा का सफल आयोजन किया। इस युद्ध अभ्यास ने रेगिस्तानी क्षेत्र में सेना की उच्च स्तरीय ऑपरेशनल तैयारियों और संयुक्त युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास वास्तविक युद्ध जैसे माहौल में किया गया जहां कंबाइंड आर्म्स, लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता और नेटवर्क बेस्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का परीक्षण किया गया। यानी दोस्तों इस इंटीग्रेटेड फायर एंड मैन्यूवर अभ्यास में कई आधुनिक सिस्टम को एक साथ तैनात किया गया। T-90 भीष्म, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स K9 वज्र, सारंग, बोफोर्स, रॉकेट आर्टिलरी फोर्स HAL ध्रुव, AS-64 ई अपाचे, सर्विलांस और स्ट्राइक ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम। दोस्तों इस एक्सरसाइज को 25 देशों के विदेशी डिफेंस पत्रकारों ने भी देखा। एक्सरसाइज अग्निवर्षा ने दोस्तों साफ तौर पर संकेत दे दिया कि भारतीय सेना टेक्नोलॉजी, स्वदेशीकरण और संयुक्त युद्ध रणनीति के जरिए भविष्य के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों ये केवल एक एक्सरसाइज नहीं थी बल्कि भारत की रेगिस्तानी युद्ध क्षमता का लाइव प्रदर्शन था। तो ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।